हेलो एवरीवन, विद्युत स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। विद्युत स्टडी चैनल पर आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और यह प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको टोटल देखते हैं, इसमें जितने क्वेश्चन है उतने क्वेश्चन तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके जितने ऑप्शन है उसका भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। मतलब कि एक क्वेश्चन से आप मान के चलिए कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन और आपको एक्स्ट्रा में नॉलेज इसके साथ मिलेगा। एक एक क्वेश्चन को हम बारीकी से सॉल्व करवाए हैं, उसका सारा जितना ऑप्शन होता है मैं सब ऑप्शन के बारे में आपको डिटेल बताया है, प्लस उससे रिलेटेड जितने भी आपके और क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हमने बताया है। इसलिए आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट को देखिए और आप साथ में खुद सॉल्व करते चलिए। हम पहले आपको आंसर नहीं बताएंगे, कुछ टाइम के बाद आंसर बताएंगे। तो आप स्कोर अपना स्कोर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आप एक्चुअल में कितना नंबर आपका आ रहा है। दूसरा, अगर आप सीरियस होकर इसको देंगे तो इससे बड़ा बेनिफिट मिलेगा आपको, एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन यही सेम टू सेम क्वेश्चन भी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यह आपका प्रैक्टिस सेट यूपी पीसीएल, यूपी आरबीएनएल, यूपी एमआरसी, एनटीपीसी ऑल टेक्निकल एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे चलिए पहला क्वेश्चन आप देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लो मतलब धीमी गति कर रहा है तो आपका क्या कारण हो सकता है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर यदि आपका स्लो गति कर रहा है मतलब धीमा चल रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, आप बताइए। अभी हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप अपना स्कोर भी नोट करते चलिएगा कि कितना आप पा रहे हैं क्वेश्चन, कितना आपका क्वेश्चन सही हो रहा है, कितना आप गलत कर रहे हैं। तो चलिए इसका देखिए, पहला ऑप्शन जो है कम वोल्टेज, कम वोल्टेज। दूसरा ऑप्शन है ओवरलोड। तीसरा ऑप्शन है शॉर्टेड स्टेटर कॉइल। चौथा आपका है वन फेज खुला होना और पांचवा है उपरोक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर स्लो कर रहा है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए इसका आपका ऑप्शन नंबर 5 सही है। क्यों ऑप्शन नंबर 5 सही है, इसमें आपके अगर आपका वोल्टेज, जैसे आपका वोल्टेज अगर कम है, लो वोल्टेज है, तभी आप देखते हैं कि आपका जैसे सपोज दैट फैन है, जनरली आप इसको तो देखते होंगे, मैक्सिमम लोग इसको देखते हैं। अगर आपकी वोल्टेज कम आ रही है एन प्रोपोर्शनल भी, अगर वोल्टेज कम है तो आपकी फैन की स्पीड स्लो हो जाती है, डायरेक्टली आपके वोल्टेज का इफेक्ट स्पीड पे पड़ जाता है। तो अगर वोल्टेज लो होगा तो कहीं ना कहीं इंडक्शन मोटर आपका स्लो चलेगा, पहला कारण है। दूसरा है ओवरलोड। अगर ओवरलोड हो जाता है तो ओवरलोड के भी कारण है, ओवरलोड के भी कारण आपका जो मोटर है इंडक्शन मोटर, यह भी आपका स्लो चलेगा। तीसरा है शॉर्टेड स्टेटर कॉइल। अगर स्टेटर की कोई कॉइल शॉर्ट होगी तो भी आपका मोटर स्लो चलेगा। वन फेज खुला होना, देखिए अगर आपका चूंकि शॉर्टेड, इसका मतलब शॉर्टेड स्टेटर कॉइल और वन फेज खुला होने का थोड़ा मतलब आप समझिए। जैसे क्या होता है कि आपका जो मोटर है इसका स्टेटर में 3 फेज बाइंडिंग होती है, आप इसको नोट करिएगा, 3 फेज बाइंडिंग। तो 3 फेज बाइंडिंग होने का मतलब होता है कि इसमें 3 कॉइल यूज होगी। अगर इसके स्टेटर में जनरली 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जनरली आपका स्टार बाइंडिंग की जाती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जनरली स्टार बाइंडिंग की जाती है। और इसके स्टेटर में डेल्टा की भी बाइंडिंग होती है। डेल्टा का आपका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है, ठीक। तो इसमें क्या करें, एक शॉर्टेड स्टेटर कॉइल, अगर स्टेटर की एक कॉइल शॉर्ट होगी मान लीजिए, तो एक कॉइल शॉर्ट है तब भी आपका मोटर चलेगा लेकिन स्लो स्पीड में चलेगा। और वन फेज, एक फेज, अगर इसका एडवांटेज यही होता है कि एक फेज अगर खुला है तो आपका मोटर 2 फेज से चलेगा, 2 फेज से चलता है, ठीक। इसका मतलब है कि अगर इसके सारे ऑप्शन सही हैं, उपरोक्त सभी है,
और स्टार और डेल्टा, देखिए जनरली ये पूछा जाता है कि इंडक्शन मोटर के स्टेटर में कौन सी बाइंडिंग की जाती है, तो इंडक्शन मोटर के स्टेटर में स्टार की या डेल्टा की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी की जाती है, तो सबसे ज़्यादा स्टार की बाइंडिंग की जाती है और कम आपके डेल्टा की। ठीक है, तो यह आपके एसी की होती है। अगर हम इसी को हम ओपन बाइंडिंग भी बोलते हैं, इसको हम स्टार को ओपन बाइंडिंग। देखिए डीसी, अगर डीसी मोटर होता है तो डीसी में हम क्लोज्ड बाइंडिंग करते हैं। क्लोज्ड बाइंडिंग मतलब जैसे आपकी वेव बाइंडिंग या लैप बाइंडिंग, ये आपकी क्लोज बाइंडिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका दूसरा क्वेश्चन है, हाँ, लीनियर इंडक्शन मोटर कहाँ प्रयोग किया जाता है। देखिए लीनियर इंडक्शन मोटर, लीनियर का मतलब होता है रेखी, रेखी का मतलब एक रेखा में, लीनियर इंडक्शन मोटर इसका मतलब होता है रेखी, रेखी का मतलब एक रेखा में, सीधी रेखा में चलता है ऐसे। अभी आप जनरली मोटर पढ़े होंगे, आपका जितने भी मोटर होते हैं वो लीनियर नहीं आपके। अभी जैसे आपका सिंक्रोनस मोटर है, इंडक्शन मोटर है, आपके यूनिवर्सल मोटर, जितने भी मोटर होते हैं सब एंगुलर आपके कोणीय वेग से गति करते हैं, एंगुलर रोटेटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका लीनियर इंडक्शन मोटर है। यह लीनियर का मतलब ऐसे फ्लैट आपका सीधे चलेगा। ठीक, तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, ट्रैक्शन, ट्रैक्शन कार्यों में, दूसरा मैग्नेटिक अट्रैक्शन में, तीसरा आपका है मैकेनिकल वर्कशॉप में, चौथा है टेक्सटाइल मिल में। तो देखिए लीनियर इंडक्शन मोटर का हम यूज ट्रैक्शन कार्यों में, इसका ऑप्शन ए सही होगा, पहला ऑप्शन सही है। इसका प्रयोग हम ट्रैक्शन कार्यों में करते हैं। ट्रैक्शन कार्यों में जैसे क्या है, अपने यहाँ तो आपके जो ट्रेन वगैरह है उसमें पहिए का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक, लेकिन जो जापान वगैरह में जो ट्रेनें चलती है एकदम उसमें आपके ऐसे फ्लैट चलती हैं, फ्लैट, उसमें आपकी सिर्फ फ्लैट चलेंगी। ठीक, जैसे स्लिप करती है, ऐसे आपके पहिया होगा जो ट्रैक होगा और उस ट्रैक पे वो रोटेट नहीं करेंगी, ऐसे स्लिप करती हैं। तो वहाँ पे जो स्लिप कर रही है, उस स्लिप में जो हम मोटर यूज करते हैं वही हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर होता है। तो ट्रैक्शन कार्यों में हम लीनियर इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका तीसरा है, किस प्रकार के एसी मोटर का प्रयोग अधिक किया जाता है। देखिए आपके एसी मोटर यहाँ पे कौन सा ऐसा मोटर है जिसका प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। एसी, अगर हमें एसी मोटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम ज़्यादा कौन से मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसमें पहला है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तीसरा है डबल केज इंडक्शन मोटर और चौथा है सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा से, पहला ऑप्शन आपका क्या है, पहला ऑप्शन है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, दूसरा ऑप्शन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, तीसरा है डबल केज इंडक्शन मोटर, चौथा है सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, इसका पहला ऑप्शन सही है। सबसे ज़्यादा हम एसी अगर मोटर में यूज करते हैं तो वह हमारा यूज होता है स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का प्रयोग हम ज़्यादा करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा से हम इनके बारे में डिटेल बता देते हैं आपको। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, देखिए स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर यह आपके दो प्रकार का होता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, एक आपका सिंगल, इसमें देख रहे हैं ना डबल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज ये आपके रोटर के बेस पे, जो रोटर आपका होता है इंडक्शन मोटर का, थ्री फेजी इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वह रोटर आपके या तो सिंगल केज या तो आपके डबल केज। ठीक, अगर सिंगल केज है तो इसमें आपकी सिंगल बाइंडिंग होगी, डबल केज होता है डबल बाइंडिंग होती है। अब डबल केज का मतलब होता है दो बाइंडिंग, एक आपकी होती है अपर बाइंडिंग और एक आपकी होती है लोअर बाइंडिंग। ठीक, अब इसमें अपर बाइंडिंग और लोअर बाइंडिंग, तो इसीलिए इसको हम डबल स्क्विरल केज कहते हैं। डबल स्क्विरल केज प्रयोग करने का फायदा क्या होता है, हमें जो हम हाई स्टार्टिंग टार्क, जो टार्क होता है
हाई स्टार्टिंग टार्क, हाई स्टार्टिंग टार्क को बढ़ाने के लिए हम डबल स्क्वायरल केज, जैसे पूछा जाए कि सिंगल स्क्वायरल केज और डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में किसका स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, तो वो आपका है डबल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। ठीक, और इसमें क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। देखिए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, अगर हम तीनों की बात करें, स्क्वायरल केस, स्लिप रिंग और डबल केस में, इसमें किस मोटर का स्टार्टिंग टार्क हाई होता है, तो आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का है स्टार्टिंग टार्क हाई होता है। दूसरा, अगर इसमें पूछा जाए कि किस मोटर में स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने की सुविधा होती है, तो वह आपका क्या है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर में हम अलग से रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इस प्रकार से इस मोटर के स्टार्टिंग टार्क को हम बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपका चौथा है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, सॉरी सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर जो आपका होता है, इसको हम तुल्यकाली मोटर बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, तुल्यकाली मोटर। इसको तुल्यकाली मोटर, और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, तुल्यकाली मोटर यह आपका सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। तुल्यकाली मोटर जो आपका थ्री फेजी आपके सिंक्रोनस मोटर या सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं है। लेकिन जो आपके स्क्वायरल केज है, स्लिप रिंग है, डबल स्क्वायरल केज, ये सब आपके सेल्फ स्टार्ट मोटर होते हैं। यह सेल्फ स्टार्ट मोटर नहीं होता है। इसको सेल्फ स्टार्ट करने के लिए हम अलग से डैम्पर बाइंडिंग या पोनी मोटर का प्रयोग करते हैं, या आपके कंपाउंड मोटर का, इस सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए पोनी मोटर या कंपाउंड मोटर या डैम्पर बाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अब नाम आ गया डैम्पर बाइंडिंग। तो देखिए डैम्पर बाइंडिंग से हम हंटिंग के भी प्रभाव को कम करते हैं सिंक्रोनस मोटर में। तो थ्री फेजी सिंक्रोनस मोटर होता है ये तो। और अगर हम सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर की बात करेंगे, तो सिंगल फेज जो सिंक्रोनस मोटर होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है हिस्टेरेसिस मोटर और एक होता है रिलक्टेंस मोटर। ठीक, तो हिस्टेरेसिस मोटर की एक सबसे बड़ी खासियत है, यह सबसे बड़ा फेमस, बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा है, ये ऐसा कौन सा मोटर है जिसके रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है, तो आपके हिस्टेरेसिस मोटर के रोटर में कोई स्लॉट नहीं होता है। दूसरा, हिस्टेरेसिस मोटर आपका नॉइसलेस मोटर है। नॉइसलेस मोटर का मतलब है यह मोटर आपका चलेगा लेकिन आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, नॉइसलेस है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आपको तीसरे के बाद आपका चौथा है गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का प्रयोग किया जाता है। तो गैल्वनाइज्ड स्टील वायर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है बताइए। पहला ऑप्शन है स्टे वायर, दूसरा ऑप्शन है अर्थ वायर, तीसरा ऑप्शन है दोनों सही है, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा आपका है। स्टे वायर, अर्थ वायर दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वह है थर्ड ऑप्शन, दोनों सही है। दोनों सही है। यह आपका देखिए अब थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं गैल्वनाइज्ड स्टील वायर होता क्या है। गैल्वनाइज्ड स्टील वायर, इसमें ऑप्शन थर्ड सही है। स्टे वायर आप देखे होंगे, स्टे का मतलब होता है इस प्रकार से पोल में आप लगा होगा। स्टे इंसुलेटर का भी यूज होता है। जैसे आपका पोल है तो यहाँ पे जो ये जो तार है, ये जो तार आपका देख रहे हैं पोल को सपोर्ट देने के लिए होता है। जनरली आपका स्टे वायर जो यूज होता है वह आपके इंड पोल, जहाँ पे आपका इंड पोल होता है, जैसे आपके 3 पोल लगे हुए हैं तो बीच में आपका स्टे वायर नहीं होगा। एक तो आपके एकदम इस साइड में लगा होगा आपके, और एक आपका इसमें होगा। ठीक, क्योंकि इसको हम सपोर्ट देते हैं ताकि ये आगे की तरफ ना झुके, और यहाँ पे भी स्टे वायर का यूज होता है। तो यहाँ पे जो हम तार यूज करते हैं स्टे वायर में, वो आपका कैसा होता है गैल्वनाइज्ड स्टील वायर। और अर्थ वायर का मतलब देखिए, अर्थ वायर जो होता है, अर्थिंग के लिए हम जो वायर यूज करते हैं,
अर्थ वायर जो हमारा अर्थिंग के लिए यूज होता है वह भी आपका गैल्वनाइज्ड स्टील का बनाया जाता है। अर्थ वायर, अब अर्थ वायर की बात आ गई। अर्थिंग के लिए जो अर्थ वायर हम यूज करेंगे वह गैल्वनाइज्ड स्टील का होगा। दूसरा, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थिंग का जो कलर होता है, अर्थिंग वायर का जो कलर होता है, थोड़ा कलर से भी बात कर लेते हैं क्योंकि कलर बहुत कुछ रहता है। अर्थिंग का कलर जो होता है अर्थ वायर का वह आपका ग्रीन होता है, ठीक। और आपके फेज के रेड, येलो और ब्लू होते हैं और अर्थ का होता है ग्रीन। अगर हम इसी में बात करें न्यूट्रल का, तो न्यूट्रल का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। न्यूट्रल का कलर ब्लैक होता है, न्यूट्रल वायर का कलर ब्लैक होता है। लेकिन एक जगह देखिए, अगर थ्री कोर केबल की बात की जाए और इसमें पूछे थ्री कोर केबल का मतलब केबल में 3 कोर होंगी। अगर इसमें पूछा जाए कि 3 कोर केबल में न्यूट्रल का कलर कैसा होगा, तो देखिए न्यूट्रल का कलर जनरली आपका क्या होता है, न्यूट्रल का कलर आपका होता है ब्लैक जनरली। लेकिन एक कंडीशन है, जब आपका 3 कोर केबल पूछेगा तो उस समय न्यूट्रल का कलर आपको क्या बताना पड़ेगा, उस समय आपको बताना पड़ेगा ब्लू। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप याद करके रखिए कि न्यूट्रल का कलर जब 3 कोर केबल होता है उस समय ब्लू होता है, और हमेशा जनरली आपका अगर पूछा जाए जनरली वह आपका ब्लैक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आपका 5। देखिए अर्थ इलेक्ट्रोड, जो हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है, अर्थ इलेक्ट्रोड किसका बनाया जाता है, तो अर्थ इलेक्ट्रोड बताइए किसका बनाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्ट्रिप या वायर। स्ट्रिप का मतलब पत्ती होता है, वायर का मतलब तार है। रॉड, प्लेट का, पाइप का, उपरोक्त सभी। तो अर्थ इलेक्ट्रोड आपका अर्थिंग करते होंगे, तो अर्थिंग में आप किस प्रकार का जो इलेक्ट्रोड है यूज करते हैं। तो अगर अर्थिंग आप किए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो हम बता रहे हैं। देखिए स्ट्रिप का मतलब हम स्ट्रिप भी यूज, पत्ती, स्ट्रिप का मतलब पत्ती, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। वायर, तार का भी यूज करते हैं। अर्थिंग में हम तार का भी यूज करते हैं। बाहर देखते होंगे अर्थिंग लगी होगी तो वहाँ पर वायर का इस्तेमाल किया था। राड, कभी आप देखे होंगे ऐसे राड गाड़ दिया जाता है, राड गाड़ के उसमें हम तार कनेक्ट कर देते हैं, तो इसका भी प्रयोग हम राड का भी प्रयोग करते हैं। प्लेट अर्थ, एक हम आपको लेक्चर लेके आएंगे जिसमें पूरी अर्थिंग होगी, उसमें हम सारी डिटेल बताएंगे और ज़्यादा। प्लेट होता है, प्लेट का भी प्रयोग हम अर्थिंग में करते हैं। और इसके बाद पाइप का भी प्रयोग अर्थिंग में किया जाता है। इसलिए आपका सही क्या होगा, ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। ऑप्शन नंबर 5 अर्थ इलेक्ट्रोड किस रूप में होता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थ इलेक्ट्रोड आपके स्ट्रिप वायर, रॉड, प्लेट, पाइप, इसका मतलब ये सब उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपका नेक्स्ट है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है आपका, सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर और यहाँ पे हम बैंड गैप, ये बहुत महत्व। देखिए जनरली आप अभी 2 सेमीकंडक्टर का नाम सुने होंगे। जनरली जो 2 सेमीकंडक्टर हैं वो आपके हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। 2 आप सेमीकंडक्टर अभी तक सुने थे जो थे आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम। लेकिन यहाँ पे हम और आप ये देखिए, ये दोनों आपके इंट्रांजिसिक और एक्सट्रांजिसिक। इंट्रांजिसिक का मतलब शुद्ध अर्धचालक, ये दोनों आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम शुद्ध अर्धचालक हैं। लेकिन एक्सट्रांजिसिक के अंतर्गत आपके अशुद्ध अर्धचालक आते हैं, तो जर्मेनियम और सिलिकॉन। देखिए बैंड गैप, हमने आपको एक लेक्चर में बताया है कि बैंड गैप क्या होता है, किसका कैसे होता है, किसका ज़्यादा होता है। अगर आप बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में आपको नॉलेज लेना है तो प्लेलिस्ट में जाके आपको मटेरियल में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में मटेरियल
की एक प्लेलिस्ट पड़ी है, उसमें आपको मिलेगा कि बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो यहाँ पे देखिए गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा इंडियम फास्फाइड, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एल्युमिनियम आपके आर्सेनाइड। यहाँ पे है कि इसको आपको मिलान करना है कि किसका कितना बैंड गैप है। गैलियम आर्सेनाइड का कितना होता है, तो गैलियम आर्सेनाइड का जो आपका होता है वह आपका है 1.43, मतलब कि पहले का मिलान बी से हो जाएगा। दूसरा इंडियम फास्फाइड यह आपके 1.35, ठीक। इसके बाद इंडियन गैलियम आर्सेनाइड यह आपके है 0.715 और गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड इसका है 1.8। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। देखिए वीडियो को देखिए ही मत, वीडियो को देखते समय आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, जितना भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप नोट भी साथ में करते चलिए। तो देखिए गैलियम आर्सेनाइड का जो बैंड गैप होता है 1.143 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इंडियन फास्फाइड का होता है वह 1.35 होता है, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड का 0.75 और गैलियम एल्युमिनियम आर्सेनाइड का 1.8 होता है। अब थोड़ा से हम सिलिकॉन का भी बता दे रहे हैं आपको। सिलिकॉन का जो 1.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देखिए बैंड गैप है। एक चीज यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज करता है, सिलिकॉन का जो आपका नी वोल्टेज होता है वह आपका 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम का जो होता है, जर्मेनियम का नी वोल्टेज, ये बहुत कंफ्यूज करता है और आप लोग कुछ इसका दूसरा ही मतलब निकाल लेते हैं। नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट। देखिए 0.3 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वोल्ट में अंतर है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब होता है ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ऊर्जा है और ये आपका वोल्ट है, ठीक। तो यहाँ पे जैसे अगर आपका सिलिकॉन का नी वोल्टेज या कोहनी का वोल्टेज पूछे तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट नी वोल्टेज। इसका आप थोड़ा सा मतलब आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या मतलब होता है और नी वोल्टेज का क्या मतलब है। देखिए जैसे आपका सिलिकॉन है, सिलिकॉन आपका सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी आपका सेमीकंडक्टर है, यहाँ पे जितने भी आपको दिख रहे हैं सब सेमीकंडक्टर हैं। तो इसको हमें क्या बनाना है, कंडक्टर बनाना है। इसको कंडक्टर बनाने के लिए अगर हम 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा को अगर हम प्रोवाइड करवा दें तो अब आपका क्या होता है, जब 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हम दे देंगे तो हमारा जो कंडक्शन बैंड वैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन है वह जहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में, अर्थात धारा का प्रवाह आसानी से हो जाएगा। अगर हम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हम जर्मेनियम को दे दें तो इसका जो कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन है वह कहाँ पे चला जाए, वैलेंसी बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, अर्थात अब हमारी कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी आ जाती। तो यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि सिलिकॉन को अगर कंडक्टर बनाना है इसको कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जर्मेनियम को अगर आपको कंडक्टर बनाना है तो इसको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। और देखिए नी वोल्टेज आपका डिफरेंस है, ये आपका दूसरा मैटर है। नी वोल्टेज का मतलब होता है जैसे आपका नी वोल्टेज का मतलब अगर सिलिकॉन से, देखिए नी वोल्टेज अगर सिलिकॉन से आपका डायोड बना है, किससे बना है, सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन से डायोड बना है और इस डायोड को, ये आपका एनोड, ये आपका कैथोड, इधर आपका कैथोड। अगर डायोड को आपको कंडक्शन मोड में लाना है, मतलब डायोड को आपको ऑन करना है, तो आप अगर 0.7 वोल्ट से कम की वोल्टेज इसको देंगे तो यह आपका ऑन नहीं होगा।
जब आप 0.7 या 0.7 से ज़्यादा वोल्ट इसको प्रोवाइड करवाएंगे डायोड को, तो आपका डायोड ऑन हो जाएगा। ठीक, तो नी वोल्टेज का मतलब होता है इस नी, अगर इससे कम वोल्टेज, जितना नी वोल्टेज होता है अगर उससे कम वोल्टेज देंगे तो आपका डायोड ऑन नहीं होगा। अगर यही आपका डायोड जर्मेनियम का बना होता तो जर्मेनियम के लिए आपको कितना वोल्टेज देना पड़ता है इसको ऑन होने के लिए? 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम से बने डायोड को अगर आपको ऑन करना है तो 0.3 वोल्ट। अब देखिए सबसे ज़्यादा पूछा क्या जाता है इसमें, देखिए अब यहाँ पे आपको मिल रहा है क्या, एक तो सबसे ज़्यादा हम यूज कौन सा करते हैं? सिलिकॉन। सिलिकॉन का यूज सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसका यूज क्यों किया सबसे ज़्यादा किया जाता है? क्योंकि इसका जो टेम्परेचर सहने की क्षमता है 185 से 200 वोल्ट, 185 से 200 वोल्ट है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 185 से सिलिकॉन से अगर बना डायोड है तो उसको उसकी सहने की क्षमता क्या है? 185 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड, 185 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। और यही जर्मेनियम से अगर आपका बना है तो इसकी सहने की क्षमता क्या है? 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, जर्मेनियम से बना अगर डायोड है, अगर डायोड किससे बना है? सिलिकॉन से, तो 75 से वह कितना टेम्परेचर सहेगा? वह आपका सहेगा 185 से 200, और जर्मेनियम से बना है 75 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, जो सिलिकॉन से बना डायोड है उसको हमें ऑन करने में कितना वोल्टेज देना पड़ा? 0.7 वोल्ट देना पड़ता है। लेकिन जर्मेनियम से बने डायोड को ऑन करने में 0.3 वोल्ट, मतलब कि यह कम ही वोल्ट पे ऑन हो जाता है। यही इसका तो एक फायदा भी है और इसका एक घाटा भी है। लेकिन दूसरा इसका फायदा टेम्परेचर, क्योंकि हम वोल्ट का उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, हम टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा देते हैं, इसलिए सिलिकॉन का यूज हम ज़्यादा करते हैं। और हम इसके बारे में डिटेल बताएंगे जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका चलिए इसके बाद देखिए आयरन, Fe का मतलब आयरन, आयरन आयरन का क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी तापमान कितना होता है? ऑप्शन है 1043 केल्विन, 432 केल्विन, 458 केल्विन, 2025 केल्विन। तो इसमें से बताइए कि आयरन का क्यूरी टेम्परेचर कितना होता है? पहला ऑप्शन है 1043, दूसरा ऑप्शन है 432, तीसरा है 458 केल्विन, 2025। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है? 1043। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर सही होगा वह आपका क्या होगा? 1043। अब आपको हम बताते हैं कि क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है। क्यूरी टेम्परेचर का मतलब, क्यूरी टेम्परेचर, हर मटेरियल का एक अपना क्यूरी टेम्परेचर होता है। जैसे जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसका एक क्यूरी टेम्परेचर होता है। अभी हम जब आपको बेसिक पढ़ाएंगे मटेरियल और मैग्नेटिक सर्किट, तो उसमें आपको बताएंगे कि अलग अलग मटेरियल का अलग अलग क्यूरी टेम्परेचर होता है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा शॉर्टली जानिए कि क्यूरी टेम्परेचर होता क्या है। देखिए क्यूरी टेम्परेचर का मतलब, जैसे आयरन की बात यहाँ पे हो रही है, आयरन, तो यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर का मतलब होता है वह अधिकतम टेम्परेचर जिस पर हम इसको गर्म करें। आयरन को हम गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसा हमें टेम्परेचर मिलेगा जिस टेम्परेचर पर यह आयरन अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या चुंबकत्व के जो गुण है उसको यह लॉस कर देगा, अर्थात खो देता है। तो वह आपका टेम्परेचर, वह अधिकतम टेम्परेचर जिस पर मटेरियल अपने चुंबकत्व का गुण खो देता है, वही आपका क्यूरी टेम्परेचर कहलाता है। तो इसका जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वह 1043 केल्विन, 1043 केल्विन है। इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसको डिग्री सेंटीग्रेड में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप ध्यान से इसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना जानते हैं कि नहीं? इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी बदल सकते हैं। देखिए इसका फार्मूला है C/F
100 बराबर के माइनस 273 अपॉन 100। देखिए यहाँ पे है कि के माइनस 273, तो के माइनस 273 का मतलब डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको बदलना है तो इसका बराबर सी बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में है। के का मान कितना है 1043 माइनस 273, 1043 माइनस 273, इसको आप माइनस कर लीजिए 3 माइनस 3 0, इसके बाद है 7, ठीक, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 770 डिग्री सेंटीग्रेड, 770 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका है कि 770 कभी कभी 800, लेकिन आपका अगर आयरन का क्यूरी टेम्परेचर आपका पूछता है तो यह 1043 किस में है केल्विन में, 770 डिग्री सेंटीग्रेड में है, 770 डिग्री सेंटीग्रेड में है, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए डायरेक्ट सी बराबर आप डायरेक्टली के माइनस 273 कर सकते हैं। तो अगर केल्विन पता होगा डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड पता होगा तो केल्विन में आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, हाँ, डाइइलेक्ट्रिक लॉस फेराइट मटेरियल में क्या होता है। तो डाइइलेक्ट्रिक लॉस आपके फेराइट मटेरियल में क्या होता है, पहला ऑप्शन है 0, दूसरा है बहुत कम, तीसरा है कम, इसके बाद चौथा है बहुत ज़्यादा है। डाइइलेक्ट्रिक लॉस, ठीक। तो फेराइट मटेरियल, देखिए फेराइट मटेरियल सबसे, तो इसको थोड़ा सा हम इसके बारे में बता रहे हैं। फेराइट मटेरियल का मतलब होता है कि जो आपका हाई फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो कोर बनाई जाती है वो फेराइट की बनाई जाती है। हाई फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर फेराइट की बनाई जाती है। और इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका है बहुत अधिक। फेराइट मटेरियल में डाइइलेक्ट्रिक लॉस बहुत अधिक होता है। तो यहाँ पे है कि जो आपका फेराइट हाई फ्रीक्वेंसी का जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी कोर किसकी बनी होती है, फेराइट का। जैसे विदेशों में 60 हर्ट्ज, अपने इंडिया में आपकी 50 हर्ट्ज का यूज होता है ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर, चूंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल जो फ्रीक्वेंसी का है 50 हर्ट्ज है। जो डेवलप कंट्री है आपके वहाँ पे 60 हर्ट्ज है, ठीक। तो यहाँ पे जहाँ विदेशों में जो ट्रांसफार्मर यूज होगा उसकी जो कोर होती है वो फेराइट की होती है। लेकिन जो 50 हर्ट्ज का जो ट्रांसफार्मर होता है इंडिया में, इसकी कोर आपके सीआरजीओ कोल्ड रोल ग्रेन ओरिएंटेड या सिलिकॉन इस्पात की बनाई जाती है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओम का नियम किसमें लागू होता है। देखिए ओम का नियम किसमें लागू होता है आपको बताया गया है। बहुत से लोग कंफ्यूज कर देते हैं। ओम का नियम अगर फार्मूला पूछता है V बराबर IR, तो यह क्या ओम का नियम है, ओम के नियम का फार्मूला है? तो यह आपका ओम के नियम का फार्मूला नहीं है। एक्चुअल में ओम का नियम जो है V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V होता है। V प्रोपोर्शनल I या I प्रोपोर्शनल V, या आपका V बराबर IR या ओम का नियम नहीं है भाई। देखिए अब इसमें है कि सेमीकंडक्टर, ओम का नियम किस में लागू होता है। तो ओम का नियम, पहला ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, दूसरा है वैक्यूम ट्यूब, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट, चौथा है आर्क लैंप, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओम का नियम बहुत पढ़े होंगे आप लोग और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि हमें तो ओम का नियम पता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा और धड़ाम से गिर जाएंगे। तो ओम का नियम यहाँ पे ऑप्शन नंबर 5 सही है। ओम का नियम उपरोक्त में जितने भी दिए गए हैं इनमें किसी में ओम का नियम लागू ही नहीं होता है। ओम का नियम जो लागू होता है आपका मेटलिक धातु में होता है, प्योर मेटल उसमें होता है। अर्थात ओम का नियम उस सर्किट में लागू होता है जहाँ पे V प्रोपोर्शनल I कंडीशन फॉलो होती है। V प्रोपोर्शनल I की कंडीशन फॉलो होने का मतलब अगर धारा बढ़ रही है तो साथ में क्या बढ़ना चाहिए, वोल्टेज। धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा,
जिस भी सर्किट या जिस भी मटेरियल में अगर वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ आपकी धारा भी बढ़ रही है, उसमें फॉलो होगा आपका ओम का नियम। ठीक, ओम का नियम उसमें फॉलो होगा। लेकिन सेमीकंडक्टर में ओम का नियम फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि भी प्रोपोर्शनल लाई इसमें नहीं होता है। सेमीकंडक्टर आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम भी हम इसके पहले बताए थे कि इसका जो VI कर्व होता है वह आपका ऐसे, अगर VI कर्व ऐसे है, VI कर्व ऐसे बना है, जिसका मतलब है कि ये आपका V और यह I दिखा रहा है, यह आपका जो ग्राफ है यह ओम के नियम का फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे कहीं बनता है, तो यह आपका ओम का नियम, ये आपका V और ये आपका I। तो यहाँ पे देखिए यह ओम का नियम का ग्राफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे V बढ़ाएंगे उस रिस्पेक्ट में I नहीं बढ़ रहा है। तो सेमीकंडक्टर में आपको ऐसा ही डायग्राम मिलता है VI का ग्राफ, इसलिए ओम का नियम सेमीकंडक्टर में फॉलो नहीं होता है। वैक्यूम ट्यूब में भी आपका V प्रोपोर्शनल I नहीं होता है, इसलिए ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्ट, इलेक्ट्रोलाइट में भी V प्रोपोर्शनल I होता है। वोल्टेज बढ़ाने के साथ धारा नहीं बढ़ती है, इसलिए इसमें भी ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। इलेक्ट्रोलाइट, इसके बाद आर्क लैंप में भी आपका ओम का नियम फॉलो नहीं होता, क्योंकि इसमें भी V प्रोपोर्शनल लाई नहीं होता है। ठीक, तो दो कंडीशन, या तो इस ग्राफ ऐसे बने एकदम सीधी रेखा में तो ओम का नियम फॉलो होगा, या V प्रोपोर्शनल लाई हो, ऐसी कंडीशन हो तो ओम का नियम फॉलो होता है। तो इसका मतलब ओम का नियम सेमीकंडक्टर, वैक्यूम ट्यूब, इलेक्ट्रोलाइट, आर्क लैंप, इन सब में फॉलो नहीं होता। ऑप्शन नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पावर फैक्टर 0 किसमें होता है? ये देखिए, प्योर रजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव। ऑप्शन 4 है, 1 और 2। तो यहाँ पे बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोच विचार लीजिए थोड़ा से, कौन सा ऑप्शन इसमें किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है, किस सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होने का क्या मतलब है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, प्योर रजिस्टिव सर्किट, अब इसमें क्या होता है, इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। यूनिटी का मतलब कास, ये आपका 0 अंश बराबर 1, इसमें फाई बराबर 0 अंश होता है। 0 अंश का मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का जो कोण होता है वह आपका 0 अंश होता है, अर्थात इन फेज, जिसको आप बोलते हैं इन फेज। इस प्रकार का जो आपको वेक्टर डायग्राम मिलेगा इस प्रकार से, एक करंट और वोल्टेज सब आपके एसी सर्किट पढ़ाया जाएगा तो विस्तार से और बताया जाएगा इसमें कुछ, अभी तो शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपका वोल्टेज और करंट एक साथ चलते हैं, इसलिए इसका जो होता है फेज एंगल 0 होता है, इसलिए इसका पावर फैक्टर यूनिटी होता है। इसके बाद इंडक्टिव सर्किट में देखिए, इंडक्टिव सर्किट में आपकी इसमें एक दूसरे से वोल्टेज और करंट के बीच 90 डिग्री का आपको फाई बराबर 90 डिग्री मिलेगा, इसलिए फाई बराबर कास 90 बराबर 0, इसलिए इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0 मिलता है। वैसे आपके कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में भी यहाँ पे C है, तो यहाँ पे भी आपका जो होता है, यहाँ पे आपकी करंट आगे होती है और यहाँ पे वोल्टेज। क्योंकि यह कैपेसिटर वोल्टेज का विरोध करता है, तो कैपेसिटर में क्या आगे होती है, करंट आगे होती है, वोल्टेज पीछे होता है, और एंगल कितना बनता है 90 अंश। तो कास 90 का मान क्या होता है, कास 90 का मान 0,
तो कैपेसिटिव में भी पावर फैक्टर का मान 0 हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, अब पावर फैक्टर की हम बात कर लेते हैं, तो पावर फैक्टर जो मिलता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट है तो वहाँ पे पावर फैक्टर आपको लीडिंग मिलेगा, लीडिंग मिलता है। और प्योर इंडक्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर, इसका पावर फैक्टर लैगिंग होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। क्यों लैगिंग होता है? इसमें जो है कुंडली धारा के परिवर्तन का विरोध करती है, अर्थात इसमें वोल्टेज आगे होता है, वोल्टेज आगे होगा और करंट आपका पीछे होता है। ठीक है। इसके बाद रेजिस्टिव सर्किट की हम बात करते हैं। तो रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों आपके इन फेज में होते हैं। तो इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में आउट फेज बनता है और रेजिस्टिव सर्किट में इन फेज बनता है। पावर फैक्टर की बात करेंगे तो रेजिस्टिव का 1 होता है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव का पावर फैक्टर 0 होता है। तो चलिए चैनल को ऐसे आप लगातार देखते रहिए, आपको लगातार प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी पता चले कि कैसे क्या पढ़ाई होती है एक्चुअल में। तैयारी को आप ऐसे बनाए रखिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।